जय हिंद दोस्तों। मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार सारथी में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, जिंदाबाद होंगे, अपने पेपरों की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आज आप लोग जानते हैं कि हम लोग चल रहे हैं करंट अफेयर पे। तो आज का करंट अफेयर हम लोग जानते हैं आज के करंट अफेयर में क्या स्पेशल है और क्या क्या आज के करंट अफेयर में जानकारी हम लोग देने वाले हैं। तो आज आप जानेंगे आज के करंट अफेयर में क्या क्या चीज़ें स्पेशल होंगी आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। तो सबसे पहले हम जानते हैं हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे करंट अफेयर में, हम पढ़ेंगे पहले पढ़ेंगे एमसीक्यू, उसके बाद पढ़ेंगे हम वन लाइनर क्वेश्चंस। जो वन लाइनर भी आपके लिए पेपरों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एमसीक्यू में तो हमें पता होता है एक पॉइंट ये रहेगा, एक पॉइंट ये रहेगा, क्योंकि वन लाइनर में हमें एक ही लाइन में सारी चीज़ समझ में आ जाती है। तो इसलिए हम वन लाइनर भी करेंगे और एमसीक्यू भी करेंगे। तो अब चलिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये करंट अफेयर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है, सभी एग्ज़ामों के लिए है। आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये करंट अफेयर आपके काम आ सकती है। तो ऑल एग्ज़ाम जैसे दिल्ली पुलिस, एसएसजी, यूपी पुलिस एक्ट। और चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में जरूर दबाइए। तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। बेल आइकन दबाने से क्या होता है कि आप लोगों को नोटिफिकेशन जल्दी मिलती है, वीडियो आने की हर समय आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाती है। तो चलिए आप जानते हैं आगे और क्या इसमें करंट अफेयर कब की है। ये करंट अफेयर आज की है। आज क्या, आज 6 तारीख है ना, तो 6 नवंबर 2022 सॉरी 23 की, 6 नवंबर 2023 की आज की करंट अफेयर हम लोग करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं 6 नवंबर 2023 के करंट अफेयर में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं और क्या क्या स्पेशल रहा है और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना महत्वपूर्ण होगा ये। क्योंकि हम जो भी करंट अफेयर बना रहे हैं या बना रहे हो, तो ये आपके सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम को पॉइंट में रख के बनाया गया है कि आपके एग्ज़ाम में क्या क्या आ सकता है, कौन से करंट अफेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो वो वाले हम लोगों ने ज़्यादा रखे हैं। ओके, चलिए, तो पहला पहला प्रश्न क्या है, पीएम मोदी को किस मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। जो पीएम मोदी, प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी हैं, उनको किस मंदिर के ट्रस्ट के लिए फिर से चुना गया है। एक मिनट जरा रुकिएगा। तो हम बात कर रहे थे कि पीएम मोदी को किस मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। तो वो कौन सा मंदिर है जिसमें पीएम मोदी को अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। क्या वो सोमनाथ मंदिर है, ए। बी क्या वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है, या फिर गो मंदिर ट्रस्ट है, या फिर श्री श्याम बाबा ट्रस्ट कानपुर धर्मशाला। कौन सा वो ट्रस्ट है जो इसमें प्रधानमंत्री जी को दोबारा फिर से चुना गया है अध्यक्ष के रूप में। ओके, तो वो मंदिर है सोमनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर है, वो है सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर कहाँ पे, गुजरात। ओके, कौन सा मंदिर है, वो है सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर। ओके, अब आते हैं आज के अपने तीसरे प्रश्न पर। थर्ड प्रश्न क्या कहता है, तीसरा प्रश्न कहता है कि उससे पहले एक इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब अब इनका जो पहले कार्यकाल था वो समाप्त हो चुका था, पर अब समाप्ति से पहले ही इनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। किसका, पीएम मोदी का। ओके, 5 ईयर्स। ओके, 5 ईयर्स के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो और क्या इसमें और है, प्रश्न नंबर 2, प्रशासनिक और बजटीय प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति में किस भारतीय प्रतिनिधि को फिर से चुना गया है। कौन सा वो भारतीय प्रतिनिधि है जिसको प्रशासनिक, बजटीय और संयुक्त राष्ट्र सलाहकार की समिति में फिर से चुना गया है। वो पहले भी थे और फिर उनको ही चुना गया है। तो व्यक्ति कौन है, क्या वे सुरेंद्र कुमार अधान है, क्या वे श्रीकांत दास है। आप लोग बताइए श्रीकांत दास कौन है, क्या वो अनिल कुमार लोहाटी है या संतोष कुमार यादव है। तो बताइए वो व्यक्ति कौन है। तो वो व्यक्ति कौन है, वो व्यक्ति है सुरेंद्र कुमार आधान। कौन है, सुरेंद्र कुमार आधान। श्रीकांत दास क्या है, श्रीकांत दास एसबीआई के अध्यक्ष। ओके, तो अब जानते हैं
आगे इसके बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन जानते हैं, क्या है इनके बारे में इन्फॉर्मेशन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, भारत के उम्मीदवार सुरेंद्र कुमार आधान ने 2024-26 की अवधि के लिए प्रशासनिक और बजटीय प्रश्न पर सलाहकार समिति में एक सीट हासिल करके एक महत्वपूर्ण पुनः चुनाव मिली का पत्थर हासिल किया है। क्या किया इन्होंने? तो ये सुरेंद्र कुमार आधान है, इन्होंने 2024 और 26 की अवधि के लिए प्रशासनिक और बजटीय प्रश्न पर सलाहकार समिति में एक सीट हासिल करी है। ये एक बजट और प्रशासनिक समिति में एक अध्यक्ष बन चुके हैं। ओके, हासिल करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इन्होंने। ओके, और क्या प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या कहता है? प्रश्न नंबर 3 कहता है कि आईपीएस अधिकारी प्रवीण कुमार माधुकर पवार को हाल ही में सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। कौन सी समिति सीबीआई निदेशक की नियुक्ति करती है? और कौन सी समिति जो सीबीआई निदेशक की नियुक्ति करती है? तो वो समिति है, कौन सी समिति है? कैबिनेट की नियुक्ति समिति। कौन सी समिति है? कैबिनेट नियुक्ति समिति। इसमें ना क्या हुआ है कि इसमें टाइपिंग में मिस्टेक हो गई कि इसमें एमसीक्यू नहीं बन पाया, ये वन लाइनर में ही क्वेश्चन आ गया है। तो कोई नहीं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, जानते थोड़ी इनके बारे में इन्फॉर्मेशन और क्या है, क्या इन्फॉर्मेशन है और जानते हैं। तो वरिष्ठ अधिकारी आईपीएस अधिकारी प्रवीण मधुकर पवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ओके में 5 साल के लिए संयुक्त निर्देशक नियुक्त किया गया है। संयुक्त मतलब सहायता करता, कि ये लोग ये बताएंगे कि ये चीज़ें करनी है, इनमें मदद कर सकते हैं। तो संयुक्त अधिकारी के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। किसको? प्रवीण माधुकर पवार। ओके, अब जानते हैं प्रश्न नंबर 4 के बारे में। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? एसबीआई जीवन शैली केंद्रित क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? जो एसबीआई है, एसबीआई ने किस कंपनी के साथ जीवन शैली केंद्रित क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए कंपनी के साथ समझौता किया है? तो वो कौन सी कंपनी है जिसके साथ एसबीआई ने समझौता किया है क्रेडिट कार्ड के लिए? तो क्या वो रिलायंस है, या वो टाटा समूह है? क्या वो रिलायंस है, या टाटा समूह है, या अदानी समूह है, या वोडाफोन आइडिया है? तो वो कौन सा है? तो वो कंपनी कौन सी है? आप लोग बताइए, वो कंपनी कौन सी है? तो वो कंपनी कौन सी है? वो कंपनी क्या रिलायंस है, टाटा समूह है, अदानी है, या वोडाफोन आइडिया है? तो वो कंपनी है रिलायंस। वो कंपनी कौन सी है? वो कंपनी है रिलायंस, जिसने किसके साथ समझौता किया है? एसबीआई प्लस रिलायंस ने, दोनों ने समझौता किया है। ओके, अब जानते आएंगे प्रश्न नंबर, थोड़ा इसके बारे में पहले इन्फॉर्मेशन जानते हैं और क्या है नोट्स। ये पीडीएफ ना आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग इसको जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आप लोग रोजाना की अपडेट भी पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? रोजगार सारथी। रोजगार सारथी आप सर्च करोगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। रोजगार सारथी के नाम से आप लोगों को चैनल मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। और पीडीएफ वीडियो अपलोड होने से जस्ट 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद अपलोड कर दी जाती है, तो आप लोग जाके वहाँ से ले सकते हो। तो और क्या इसमें एसबीआई कार्ड ने रिलायंस एसबीआई कार्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए रिलायंस रिटेलर के साथ गांठजोड़ किया है। क्या किया है? रिलायंस के साथ अपना समझौता किया है। ओके, जिससे उसके खुददार दुकानदारों पर खरीदारी करने वाले ग्राहकों को पुरस्कार और लाभ मिलेगा। अब जो एसबीआई के ग्राहक हैं जो खरीदारी करेंगे, तो जो कार्ड से खरीदारी करेंगे ना, उनको ऑफ़र मिलेगा, ऑफ़र और पुरस्कार मिलेगा कि हाँ आपने इतने के खरीदारी करी तो आप इसके इतने के इनाम के हकदार हैं। तो ऐसे ऐसे वो कुछ स्कीम्स लाए हैं जो इनाम इन्हें मिलेगा कस्टमर्स को। ओके, और क्या इसके अंदर? प्रश्न नंबर 5 पे क्या कहता है? प्रश्न नंबर 5 कहता है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी फॉर्म देने वाला पहला विदेशी बैंक का नाम बताएं। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी फॉर्म कौन सी बैंक दे रही है? और वो भारतीय बैंक नहीं है,
वो विदेशी बैंक है। तो कौन सी बैंक है वो विदेशी बैंक? तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे विदेशी बैंकों का नाम लिखा है। क्या वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, क्या वो सिटी बैंक है, क्या वो DBS बैंक है, या वो HSBC बैंक है? तो वो कौन सी बैंक है? तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि वो कौन सी बैंक है, वो HBC बैंक। कौन सी बैंक? HBC बैंक। तो वो बैंक है HBC बैंक। HBC बैंक के बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन है, इसमें क्या और चीज़ क्या दी गई है? तो चलिए और जानते हैं और चीज़ें क्या दी गई हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं HSBC इंडिया ने व्यापार वित्त के डिजिटीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी EBG सेवा शुरू की है। कौन सी? EBG, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी। ओके, ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। आप जानते हैं प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 6 कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI बैंक के नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? RBI के नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है? तो वो व्यक्ति कौन है? क्या वो संजय मल्होत्रा है? क्या वो संजय मल्होत्रा है? A, B, क्या वो मनोरंजन मिश्रा है? C, क्या वो सत्या नाडेला है? D, क्या वो श्री BBR सुब्रमण्यम है? तो वो व्यक्ति कौन है? तो बताइए आप लोग वो व्यक्ति कौन है? तो वो व्यक्ति है श्री मनोरंजन मिश्रा। कौन व्यक्ति है? मनोरंजन मिश्रा जी। किसके? RBI के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। ओके, और क्या इनके बारे में इंफॉर्मेशन है? ये देखिए, मनोरंजन मिश्रा को भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। और कुछ जारी इन्फॉर्मेशन है नहीं, इतना ही है, तो इतना ही जान लीजिए आप लोग। RBI, ओके। आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि RBI की स्थापना कब हुई थी? आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि RBI बैंक की स्थापना कब हुई थी और उस समय अध्यक्ष कौन था, और अभी तक RBI के टोटल अध्यक्ष कितने हैं? तो आप लोग ये मुझे कमेंट में बताइएगा। ओके, अब प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है? प्रोजेक्ट कुश, जो प्रोजेक्ट कुश है, प्रोजेक्ट कुश DRDO द्वारा विकसित किया जा रहा है। ओके, इसके अंतर्गत किस प्रकार के हथियारों का विकास किया जाएगा? प्रोजेक्ट कुश है, उसके द्वारा किसके द्वारा विकास बनाया जा रहा है? वो है DRDO। तो उसमें किस प्रकार के हथियारों का बनाया जा रहा है? किस प्रकार के हथियारों का विकास किया जा रहा है? तो वो कौन से हथियार है? क्या वो? अब आते हैं अपने ऑप्शंस पे। ऑप्शन क्या है? जल रक्षा, या वायु रक्षा, या भूमि रक्षा, या इनमें से कोई नहीं। तो किसके लिए बनाए जा रहे हैं? तो वो बनाए जा रहे हैं वायु रक्षा के लिए। किसके लिए? वो है वायु रक्षा। किसके लिए? वायु रक्षा के लिए। ओके, अब हम इसके थोड़े और जानते हैं, इसमें और क्या इंफॉर्मेशन है। ये देखिए नोट्स। प्रोजेक्ट कुश का उद्देश्य विस्तारित दूरी से दुश्मनों के विमानों और मिसाइलों को प्रभावित ढंग से बेअसर करने की क्षमता वाली, जो प्रोजेक्ट कुश किस लिए है? क्योंकि जो दूसरे कोई बोल सकते हैं दुश्मन होंगे ना, तो वो अगर विमानों पे हमला करना चाहेंगे, मिसाइलों पे हमला करना चाहेंगे, तो वो पहले से ही अपनी जो टेक्नोलॉजी आएगी ना, वो पहले से उनके ऊपर अटैक करके उनको नष्टा नाबूद या ख़त्म कर देगी। ओके, बेअसर करने की क्षमता वाली है। दुर्योज्य 3 स्तरीय कक्षा प्रणाली स्थापित करेगा। क्या करेगा? दुर्योज्य 3 स्तर की रक्षा प्रणाली स्थापित करेगा। ओके, प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 8 कहता है कि हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से किसे पद्मश्री पुरस्कार लेने वाली महिला या व्यक्ति कौन थी जिसकी मृत्यु हो गई है? जैसे सम्मानित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित लीला आमचेरी का निधन हो गया है, वह किससे संबंधित थे? एक मिनट जरा। आमचेरी का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र में प्रसिद्धि थे? तो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थी? क्या वो संगीत और लेखन के क्षेत्र में थी? क्या वो नृत्य के क्षेत्र में थी? क्या वो लेखन के क्षेत्र में थी? या फिर नाटक के क्षेत्र में थी? तो वो कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध थी?
तो वो थी संगीत एवं लेखन के क्षेत्र में प्रसिद्ध। कौन से क्षेत्र में? संगीत एवं लेखन के क्षेत्र में प्रसिद्ध। और क्या था इनके बारे में? ये तो इनका कब निधन हो गया? ये इनका निधन हो गया है। तो ये किस क्षेत्र से संबंधित? संगीत एवं लेखन से क्षेत्र से संबंधित थी। ओके। कितनी वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ? ये 94 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ये क्या क्या थी? ये प्रसिद्ध गायिका थी। एक मिनट। ये प्रसिद्ध गायिका थी। और क्या थी? ये संगीतज्ञ थी। ये एक लेखिका भी थी, लीला आमचेरी। ये लीला आमचेरी एक लेखिका भी थी और प्रसिद्ध गायिका थी, संगीतज्ञ थी। और इनका निधन कितनी वर्ष की आयु में हुआ? निधन हुआ 94 वर्ष की आयु में निधन। ओके। अब जानते हैं प्रश्न नंबर कितना है? प्रश्न नंबर है 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 9 कहता है किस राज्य ने डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की है? जो पुनीत थे, पुनीत कौन थे? साउथ इंडिया इंडस्ट्री के एक जाने माने फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार थे। तो उनकी पिछले वर्ष ही मृत्यु हो गई थी। तो जब पिछले वर्ष उनकी मृत्यु हुई थी तो अब उनकी मृत्यु होने के बाद वहाँ के वो रहने वाले थे, तो उस सरकार ने उनको एक सम्मानित करने के लिए एक अस्पताल या बोल सकते हैं एक योजना की शुरुआत करी है। वो योजना कौन सी है? डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना। वो किस राज्य में शुरू करी गई है? तो हमसे ये पूछना चाह रहा है कि किस राज्य में शुरू करी गई? तो वो कौन सा राज्य है? क्या वो तमिलनाडु है? क्या वो ओडिशा है? क्या वो कर्नाटका है? क्या वो केरला है? तो ये किस राज्य से संबंधित है? ये थे कर्नाटका से। तो जाहिर सी बात है ये कर्नाटका से, तो इनका ये योजना कहाँ शुरू करी गई होगी? तो ये योजना कर्नाटका में शुरू करी गई है। कहाँ पे? कर्नाटका में। कहाँ के? ये क्या थे? ये एक फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता थे। ओके, जाने माने अभिनेता थे। इनका मृत्यु कैसे हुई थी? इनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हो चुकी थी। जिम करते समय जिम कर रहे थे, उस समय इनको आकर हार्ट अटैक आ गया और इनकी मृत्यु हो गई। बड़े ही दर्दनाक मृत्यु थी। ज़्यादा उम्र नहीं थी, 35 या 40 के अराउंड इनकी एज थी, उस समय इनकी मृत्यु हो गई थी। तो जानते हैं कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग के अचानक दिल के दौरे और हृदय संबंधित समस्याओं का सम्मान करने वाले व्यक्ति को तत्काल सहयोग प्राप्त करने के लिए डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की गई है। क्या शुरू की है? कर्नाटक में जो स्वास्थ्य विभाग के अचानक दिल के दौरे और हृदय संबंधी समस्याओं का सम्मान करने वाले व्यक्तियों को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय योजना शुरू करी गई है। ओके, अब जानते हैं और क्या है आगे। प्रश्न नंबर 10 हमारा क्या कहता है, और ये MCQ में आखिरी क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 10। उसके बाद हम पढ़ेंगे वन लाइनर। वन लाइनर में क्या इंपॉर्टेंट रहेगा वो हम आगे जानेंगे। ओके, 10वीं में क्या है? पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्त समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? जो पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्त समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? क्या वो 2 नवंबर को मनाया जाता है, या वो 5 नवंबर को मनाया जाता है, या वो 12 अक्टूबर को, या 1 सितंबर को? तो वो किस दिन है? A वो 2 नवंबर, B 5 नवंबर, C 12 अक्टूबर, या D 1 सितंबर को? तो वो कौन सा दिन है? वो है 2 नवंबर को। किस दिन मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 2 नवंबर को। 2 नवंबर कौन सा? पत्रकार के खिलाफ अपराध के लिए दंड मुक्ति समाप्त दिवस। ओके, क्या है इसमें थोड़ा महत्वपूर्ण? पत्रकारों के खिलाफ अपराध के लिए दंड मुक्त समाप्त करने के हेतु अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल दिवस 2023 को मनाया गया। 2 नवंबर 2023 को मनाया गया। ओके, अब आते हैं, और कुछ है नहीं इसमें। अब हम जाएंगे वन लाइनर पे। तो वन लाइनर में क्या है? एक लाइन में पूरी जानकारी। इसका मतलब हमने क्या लिया? करंट अफेयर एक लाइन में पूरी जानकारी। पूरी जानकारी मतलब क्या? कि हम लोग एक ही लाइन में पूरा इन्फॉर्मेशन जान लेंगे कि इसमें क्या है, क्या प्रश्न पूछा गया, क्या चीज़ है। ओके, तो चलिए जानते हैं वन लाइनर के बारे में। मैंने वन लाइनर सारे एक में 3 रख दिए हैं। तो आप लोग अगर कोई प्रॉब्लम आती है कलर से, अगर दिक्कत है, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि भैया ये कलर नहीं चाहिए, चेंज कर दो, आप कुछ और कलर रखना है तो बता देना। आप लोग कलर चेंज करना तो कलर भी चेंज कर सकते हैं।
अगर ये आप लोगों को लग रहा हो, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ब्लैक कलर सबसे बेस्ट रहता है आँखों के लिए, क्योंकि आँखों में ब्लैक कलर चुभता नहीं है, पढ़ने में भी आसानी हो जाती है। अगर आपको PDF प्रिंट आउट करवाना है तो मैं इसका अपने टेलीग्राम पे बैकग्राउंड बैड करवा के अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप लोग जाके डाउनलोड कर लेना और बाइट में आपको PDF निकलवा सकते हो। ओके, तो अब जानते हैं, हाल ही में ओडिशा राज्य सरकार ने दक्षिणी कोरिया के साथ आर्थिक सहयोग समाप्त समझौते पर हस्ताक्षर किए। किसने किया है? ओडिशा ने किसके साथ? दक्षिण कोरिया के साथ आर्थिक सहयोग पर समझौता किया है। ओके, प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2 क्या है? हाल ही में प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार और लेखिका लीला आमचेरी का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। किसका हुआ था? हमने आपको वो प्रश्न आगे ही पढ़ दिया, इसमें भी आ गया है। तो वो क्या है? लीला आमचेरी का कितनी आयु में? 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ओके, प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? हाल ही में 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया। 3 नवंबर को क्या मनाया गया? विश्व जेलीफिश दिवस। सॉरी, 3 नवंबर को क्या मनाया गया? विश्व जेलीफिश दिवस। ओके, हाँ, अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 4 कहता है कि हाल ही में अभिनेता रणबीर कपूर को हाउजर पेन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। जो हाउजर पेन होती है, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये हाउजर है, ये जो पेन है, ये आप लोग देख रहे हैं, ये हाउजर पेन है। इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? तो वो है एक मिनट, रणबीर कपूर उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। ओके, हाउजर के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? वो है रणबीर कपूर। ओके, हाल ही में EESL ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय कुशल पाक कला कार्यक्रम शुरू किया है। कहाँ पे शुरू किया ये? EESL ने राष्ट्रीय कुशल पाक कला कहाँ पे शुरू करी है? वो करी है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में शुरू करी गई है। ओके, कहाँ पे? नई दिल्ली में। ओके, हाल ही में भारत सिंगापुर रक्षा नीति की 15वीं वार्ता कहाँ पे आयोजित करी गई है? हाल ही में भारत सिंगापुर की रक्षा नीति की 15वीं वार्ता कहाँ शुरू करी गई है? वो है नई दिल्ली में। क्योंकि नई दिल्ली में ये वार्ता ज़्यादातर क्यों शुरू होती है? क्योंकि नई दिल्ली राजधानी है, तो राजधानी में ज़्यादातर चीज़ें राजधानी में ही मीटिंग वगैरह होती हैं, तो इसलिए ये रक्षा नीति भी राजधानी में ही की गई है। वार्ता मतलब बातचीत, 15वीं बातचीत करी गई है। कहाँ पे? नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। ओके, प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 7 कहता है कि हाल ही में साइमन बाजेद विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र का नेतृत्व करेंगे। WHO का WHO है, उसके दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र का नेतृत्व कौन करेंगी? तो वो कौन करेंगे? साइमन बाजेद। कौन करेंगे? साइमन बाजेद। कहाँ का? WHO के दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र का। ओके, और प्रश्न नंबर 8 क्या है? प्रश्न नंबर 8 है क्या? हाल ही में प्रसिद्ध लेखक T पद्मानंद को केरल ज्योति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। 2022 बार बार दिमाग में आ जाता है, कोई बात नहीं। 2023 से सम्मानित किया गया है। किससे? किसको? T पद्मनाभन। किसको? T पद्मनाभन को केरल ज्योति पुरस्कार, किससे? केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इससे सम्मानित किया गया है। हाल ही में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। जो वानखेड़े स्टेडियम है, सबसे बड़ा स्टेडियम है मुंबई का, तो उस स्टेडियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो वो कौन है? वो है सचिन तेंदुलकर। कहाँ पे? वानखेड़े स्टेडियम में। सचिन तेंदुलकर ने संन्यास कब लिया था? संन्यास 2015 में लिया था। कहाँ पे लिया था? संन्यासी वानखेड़े जो स्टेडियम, उसी में उसने 2015 में संन्यास लिया था। और अब उसी में इनकी जो स्टैचू है, या बोल सकते हैं उनकी प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। अनावरण मतलब उनकी स्थापित की जा रही है नई प्रतिमा। ओके, हाल ही में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? जिसने स्वर्ण पदक जीता है, तो वो कौन है? ऐश्वर्या प्रताप सिंह। ऐश्वर्या प्रताप सिंह, जिसने हाल ही में शूटिंग में क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है, मतलब गोल्ड मेडल जीता है। तो वो कौन है? ऐश्वर्या प्रताप सिंह। ओके,
आज के हमारे प्रश्न इतने ही थे। आज हमने करीब करीब 20 प्रश्न करे हैं। कुछ इसमें मैंने पिछले बार के क्वेश्चन रखे जिससे आपको रिवाइज भी हो जाए कि पिछले बार के क्वेश्चन ये थे। तो अब तो आज हमने क्या क्या कर लिया, आज हमने आज के क्वेश्चन करे सारे करंट अफेयर के। तो वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे दोस्तों को भी इसके बारे में पता चले और वो लोग करंट अफेयर पढ़ सके। क्योंकि करंट अफेयर तो बहुत जगह पढ़ाते हैं पर पढ़ाने का तरीका अलग होता है। तो मुझे लगता है मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तो आपको अगर लगता है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो अगर आप लोग शेयर करेंगे और सपोर्ट करेंगे तो हम लोग ज़रूर आगे बढ़ेंगे और आप लोगों की कृपा रही तो हम आगे जरूर बढ़ेंगे, साथ में विकास करेंगे। तो कोशिश रहेगी कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।